हेलो एवरीवन, बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर या दिष्टकारी परिपथ क्या होती हैं, या फिर पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पीएन जंक्शन डायोड के एक्शन किस टाइप के होते हैं, मतलब कि उसमें कब धारा प्रवाहित होती है और कब धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं पीएन जंक्शन डायोड में। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल। जब पीएन जंक्शन डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के प्लस से कनेक्ट हो और एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बैच में या फिर अग्न अभिनति कंडीशन में कहलाता है, जिससे धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जब पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड में से धारा प्रवाहित नहीं होती या फिर नेग्लेजिबल धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम काउंटिंग में नहीं लेते। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन होता क्या है। इन जनरली अगर हम समझें तो जो प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती विभव है उसको दिष्ट धारा या दिष्ट विभव में परिवर्तित करना ही क्या होता है, दिष्टकरण होता है या रेक्टिफिकेशन होता है। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करेंट को चेंज कर को डीसी करेंट या डायरेक्ट करेंट में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं उनको रेक्टिफायर कहते हैं। और ये रेक्टिफायर क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर हमको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अल्टरनेटिंग सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना, ये कैसे हो सकता है। ये आपका सिग्नल होता है अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, और इसी को हमको परिवर्तित करना है डीसी सिग्नल में, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिंग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर मैं समय ले लूँ तो समय के साथ क्या होते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। किसी समय वो पॉजिटिव होते हैं, किसी समय वो नेगेटिव होते हैं, अल्टरनेटिंग सिग्नल। और डायरेक्ट सिग्नल या डायरेक्ट करेंट क्या होते हैं, टाइम के साथ वो कांस्टेंट होते हैं। ये ध्यान देना जरूरी है। और जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसमें डीसी करंट या डीसी सोर्स ही यूज़ किए जाते हैं उनके ऑपरेशन के लिए। तो हम यहाँ समझेंगे इसके कि जो रेक्टिफायर डिवाइस होंगे उनकी कुछ इफ़िशियंसी या उनमें कुछ रिपल फैक्टर्स भी होंगे। ये क्या होते हैं हम लाइन बाय लाइन समझेंगे अभी। इफ़िशियंसी ऑफ रेक्टिफायर या दिष्टकारी की दक्षता। हमें क्या करना है, सिंपल सा एक डिवाइस लेना है और हमको क्या करना है, इनपुट करना है एसी सिग्नल को और डीसी सिग्नल हमें प्राप्त करना है। तो ये जो डिवाइस होगा आपका रेक्टिफायर होगा। हम इसको इनपुट करेंगे, इसको आउटपुट करेंगे, तो ये जो डिवाइस होगा आपका क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। तो जो दिष्टकारी की दक्षता होती है वो ईटा से शो की जाती है, और रेशियो बिटवीन डीसी निर्गत पावर अपॉन एसी निवेशी पावर मीन्स डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर रेशियो आर कॉल्ड द efficiency of rectifier। एंड उर्मी का घटक, इन जनरली अभी तक जो रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं उसमें जो
एसी सिग्नल्स होते हैं उसको डीसी में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं होते। कम्प्लीटली होने का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल्स हैं, इस सिग्नल को मैं अगर कम्प्लीटली करूं तो इसको मैं कंप्लीट कहूँगा कि समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो डीसी पावर्स या फिर जो रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं उसमें कुछ इस टाइप के सिग्नल मिलते हैं जो समय के साथ क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। इस तरह से समय के साथ क्या होते हैं, थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो ये लगभग डीसी के आसपास होते हैं। और इसमें डीसी सिग्नल तो होता ही है, डीसी के साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी मिले होते हैं आउटपुट में। उनको हम क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं या फिर उर्मिकाएं कहते हैं। दृष्टिकारी के निर्गत का आयाम समय के साथ नियत नहीं रहता। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है तो ठीक है, हमें डीसी मिल गया। लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या मिल गया, डीसी के साथ प्लस एसी सिग्नल भी मिला। रिड्यूस होके मिला लेकिन फिर भी मिल ही रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ एक डायरेक्शन के एसी कंपोनेंट्स होते हैं और इन एसी कंपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, उर्मिका या फिर रिपल कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रेशियो बिटवीन एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करेंट एंड डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि निर्गत धारा में एसी अवयवों की निर्गत धारा या विभव में डीसी अवयवों की निष्पत्ति को उर्मिका घटक कहते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से लिखा हुआ है कि निर्गत धारा में एसी अवयव अपॉन निर्गत धारा में डीसी अवयव। एसी कंपोनेंट इन आउटपुट करेंट, डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट करेंट, ये ध्यान रखना जरूरी है। और अगर एक दृष्टिकारी जो डिवाइस है अगर वो एक अच्छा डिवाइस है तो उसका उर्मिका घटक क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि उसमें केवल डीसी कंपोनेंट ही होंगे। अगर एसी कंपोनेंट पाए जाते हैं तो मतलब कि उसमें क्या है, डीसी की उसमें क्या है, कुछ उर्मिका घटक या रिपल फैक्टर पाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सिंपल सा ही आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास हमने क्या क्या लिया है, देखिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है जिससे हम क्या करते हैं, एसी सिग्नल को इनपुट कराते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं इस ट्रांसफार्मर की सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें आपको कुंडली दिख रही है L1 और L2 और यहाँ पर एक ही डायोड लगाया गया है। एक डायोड लगाया गया है तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव क्यों कहते हैं इसको आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जब हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये जो एसी सिग्नल है वो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड उसका कम हो चुका होगा क्योंकि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। तो ये जो सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इस सिग्नल में एक कंप्लीट साइकिल में आप देखते हैं तो क्या होता है, ये सिग्नल एक कंप्लीट साइकिल के हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है। मतलब कि इसके जो पॉइंट ए और बी है वो चेंज होंगे टाइम के साथ। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉइंट ए प्लस है और पॉइंट बी नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा जो पी एन जंक्शन डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस में आ जाएगा क्योंकि पी आपका पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है। तो इससे क्या होगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी और हमको कुछ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये सिग्नल का ये पार्ट हमारा चले गया। अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे इस वाले में, इस वाले में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका फिर से पॉलरिटी चेंज हो जाएगी। पॉलरिटी चेंज होके क्या मिलेगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मतलब कि अब हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने इस टाइप का इनपुट दिया है तो अगर जब ये पॉजिटिव है तभी हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर से वही करेंगे, ये फिर से प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर से हमको आउटपुट मिलेगा। फिर जब नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे तो फिर ये नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा आउटपुट में। तो इस तरह से क्या होगा, साइकिल चलते रहेगी
और आप देख सकते हैं कि इसका एक डायग्राम यहाँ अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल हो गया, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव हो गया जिसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में। और देखिए कि 0 से 2 पाई हमारी एक साइकिल का ये कंप्लीट साइकिल है और 0 से पाई हमारा हाफ साइकिल है। तो हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिल रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में मतलब कि पाई से 2 पाई में हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी। मतलब कि एक पूरी तरंग हम इनपुट करा रहे हैं लेकिन हमको हाफ वेव ही मिल रही है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अब इसके बाद कुछ इसके मैथमेटिकल एनालिसिस को हम करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि इसका जो डायोड करंट होती है वो 0 से पाई ही धारा क्या करती है, प्रवाहित करती है, पाई से 2 पाई धारा को प्रवाहित नहीं करती। हाफ साइकिल में ही क्या करती है, धारा को प्रवाहित करती है। तो ये ध्यान देना वाली बात है। और इसको लिखा जाएगा ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एल। कैपिटल आर एल क्या है, लोड रजिस्टेंस है जो आउटपुट में लगा हुआ है, और स्मॉल आर क्या है, डायोड का रजिस्टर है। तो इसी को हमने क्या लिखा, साइन ओमेगा टी, मतलब कि साइन वेव लिया गया है। और इसी को देखिए, इस टर्म को मैंने क्या लिखा है, आई नॉट लिखा है। आई नॉट मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड की धारा क्या होती है, 0 मिलती है हमको, आउटपुट धारा जो होती है आई डी इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या निकालेंगे, सिंपल सा कुछ स्टेप्स होंगे उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट ध्यान से समझना जरूरी है कि इनपुट सिग्नल मिल रहा है हमको, इनपुट सिग्नल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, आउटपुट सिग्नल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है कि इनपुट में हमारे पास केवल अल्टरनेटिंग सिग्नल है, लेकिन आउटपुट में हमारे पास डीसी प्लस एसी सिग्नल है। तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को हम निकालेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहला है, देखिए, निर्गत धारा का औसत मान। निर्गत धारा का औसत मान मतलब कि हमारी जो कंप्लीट साइकिल है वो 0 से 2 पाई है, लेकिन हमको जो सिग्नल मिल रहा है केवल 0 से पाई ही मिल रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे निर्गत धारा का औसत मान या डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ये एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, 0 से 2 पाई आई डी ओमेगा एंड डी ओमेगा टी एंड अपॉन 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी। अब इसके बाद देखिए, इंटीग्रेशन को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 से 2 पाई है तो इसको मैंने क्या किया है, 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई रखा है। 0 से पाई में ये धारा है, धारा की वैल्यू ये है, पाई से 2 पाई में धारा की वैल्यू 0 है, अभी हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, ई नॉट अपॉन पाई आर प्लस आर एल। वैसे ही आप डीसी निर्गत वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, करेंट इंटू रजिस्टेंस। तो अगर हम आउटपुट करंट निकाल चुके हैं जो डीसी वैल्यू है उसकी, वैसा ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें आउटपुट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू से। उसके बाद डीसी निर्गत पावर भी निकाल सकते हैं, पी डी सी इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर अपॉन इंटू आर एल। तो इसकी वैल्यू को भी आप रख दीजिए। तो इससे आपको क्या मिलेगा, धारा का वर्ग माध्यमूल मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट। तो आरएमएस वैल्यू डिफाइंड होती है आई स्क्वायर का एवरेज, मतलब कि जो हमको आउटपुट करंट मिली है उसका एवरेज, रूट ओवर दिस, ओके, रूट ओवर आई स्क्वायर एवरेज। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि फिर से हम इसको आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। तो 0 से पाई में हमारी करंट प्रेजेंट रहेगी और पाई से 2 पाई में हमारी करंट एब्सेंट रहेगी, इसीलिए उसको 0 रखेंगे। लास्ट में इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी हमने जितना भी निकाला वो आउटपुट वाला ही पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, इनपुट वाला पार्ट भी निकालेंगे, निवेशी एसी पावर। तो निवेशी एसी पावर कैसे निकलेगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल, जो अभी हमें आर एम एस वैल्यू निकाली
उसके बेसिस पे आप इसकी वैल्यू को रखेंगे। और ये सब क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमको इफ़िशियंसी निकालनी है और साथ में उर्मिका घटक भी निकालना है। एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं कि उर्मिका घटक या फिर निवेशी निर्गत पावर निकालिए या फिर इसकी दक्षता निकालिए, इस तरह से। तो अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता डीसी निर्गत पावर अपॉन एसी निवेशी पावर, सिंपल सा जो वैल्यू रखी गई है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह की कुछ वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर देखिए कि जब अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी आ रही है, 40, अगर आप इसको परसेंट में सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन को लगा कि आर इज़ लेस देन आर एल, तो उसके अकॉर्डिंग 40% क्या हो रही है, इसकी दक्षता आ रही है। ये एक इम्पोर्टेंस है, इफ़िशियंसी इसकी 40% आ रही है। इसके बाद प्रतीप शिखर वोल्टता पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब कि ई नॉट क्या होगा, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज होगा, क्योंकि हमने जितना इनपुट फॉरवर्ड बेस में दिया था उतना ही हमको आउटपुट मिल रहा है। ई नॉट हमने दिया था, ई नॉट मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में ई नॉट हमने इनपुट दिया है लेकिन हमको ज़ीरो मिल रहा है। तो इसलिए इसके जो प्रतीप शिखर वोल्टता है आउटपुट का, वो क्या है, ई नॉट के बराबर होगा। एक ही डायरेक्शन में हमको करंट मिल रही है एक हाफ साइकिल में। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि जो आउटपुट करंट है उसका लोड रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर ना होना। हम लगा तो देते हैं लेकिन अगर इसके ऊपर निर्भर नहीं करती, मतलब कि धारा का कोई लॉस ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, वोल्टेज रेगुलेशन, तभी वो अच्छा कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टेज और लोड की उपस्थिति में, जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी उपस्थिति में निर्गत वोल्टेज, इसको हम निकालेंगे। और इसका जो वोल्टेज नियमन होता है वो डिफाइंड होता है लोड की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टेज माइनस लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टेज अपॉन लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टेज। तो आप इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद ये इसका वोल्टेज नियमन आ जाएगा। और रिपल फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया, गेमा इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी, मतलब कि जो हमको आउटपुट में ए सी प्लस डी सी सिग्नल मिल रहा है उसकी वैल्यू को हमको निकालना होगा। उसके आरएमएस वैल्यू को निकाल लीजिए, उसके एवरेज वैल्यू को निकाल लीजिए, मतलब कि एसी के आरएमएस वैल्यू को निकालेंगे और डीसी के एवरेज वैल्यू को आप निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप लास्ट में निकालते हैं, ये मैथमेटिक्स से आप इसको कर लेंगे, जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है लास्ट में 1.21 आती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो हमारे पास वैल्यू है उर्मिका घटक की 1.21 आती है। लेकिन यहाँ पर इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको केवल सिग्नल जो है पल्स के फॉर्म में मिलता है। पहले 0 से पाई हमको कुछ सिग्नल मिल रहा है, फिर पाई से 2 पाई सिग्नल 0 है, फिर 2 पाई से 3 पाई सिग्नल मिलेगा, 3 पाई से 4 पाई सिग्नल 0 हो जाएगा। मतलब कि पहले सिग्नल मिल रहा है फिर 0, फिर मिल रहा है फिर 0, इसलिए इसका जो रिपल फैक्टर है 1.21 आता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अगर फाई का मान, सॉरी ये जो गेमा का मान अगर 0 आता है, इसका मतलब वो कि हमको जो है कंप्लीट डीसी सिग्नल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, कुछ रिपल फैक्टर की वैल्यू आ रही है या फिर उर्मिका घटक की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी कंपोनेंट इसमें पाए जा रहे हैं। तो इसी को सुधारने के लिए एक नया डिवाइस बनाया गया जिसको हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा तैयार करके रख लीजिएगा, कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।